हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट पार्ट था जो। और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़े थे, एग्जाम्पल्स पढ़े थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 4, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके कितने टाइप हैं और इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, इस पहले वाले लेक्चर में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, एटम टू एटम की कनेक्टिविटी क्या होती थी, डिफरेंट होती थी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता था, एटम टू एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट थी। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन क्या होता है, एटम टू एटम की कनेक्टिविटी भी सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब कनेक्टिविटी सेम होगा, एटम टू एटम की कनेक्टिविटी सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर 2 टाइप। इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या करना पड़ता है, उनका डिफरेंट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो उनके बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले मैं अच्छे से इसको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है CO NH3 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 Cl Cl। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रहा होगा CO NH3 का होल 4 1 2 3 4 एंड Cl2। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, इसमें क्या है, Cl और Cl के बीच क्या है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका क्या करना है, दूसरा इसका क्या करना है, अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। देखो यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, NH3 कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट अरेंजमेंट डिफरेंट है दोनों का, है ना। और बॉन्ड एंगल देखना, यहाँ Cl का क्या है, 180 डिग्री है। ये यहाँ Cl है, यहाँ एटम टू एटम की कनेक्टिविटी क्या है, सेम है, बट क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो चेंज हो जाता है। ओके, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होता है, ठीक है, अच्छे से समझाती हूँ, अभी रुको। इनेंशियोमर क्या है, ये ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है, ये क्या होते हैं, मेनली इनेंशियोमर होते हैं। ठीक है, इनेंशियोमर में POS प्रेजेंट नहीं होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं इनेंशियोमर। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, सपोज तुम खुद को ले लो, तुम एक मॉलिक्यूल हो जैसे। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। चलो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये क्या है, ये लाइट होती है, तुम्हें पता होगा लाइट क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। लाइट की कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। तो अब क्या होता है, तुमने ये BSc में भी पढ़ा होगा, तो इसमें पोलराइजर का यूज़ करते हैं कि जो नॉन डायरेक्शनल लाइट है उसको एक डायरेक्शन में लाने के लिए, इसको शायद हिंदी में ध्रुवण भी कहते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या होती है, जब ये यहाँ से गुजरेगी, ये लाइट यहाँ से गुजरेगी, तो ये क्या होती है, एक डायरेक्शनल आ जाती है, मतलब एक डायरेक्शन में आती है लाइट। ठीक है, ये ऐसी हो जाती है, एक डायरेक्शन में आ जाती है ये लाइट। ठीक है, अब ये क्या कर, ये सैंपल मॉलिक्यूल पे गिरती है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, इस पे गिरेगी तो ये क्या करती है, एक बार ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये एक बार क्या करेगा, ये एक बार करता है क्लॉकवाइज रोटेशन, और एक बार ऐसा वाला रोटेशन, एंटी क्लॉक। ठीक है, एक बार तो ऐसे वाला कर रहा है, एक बार ऐसे वाला कर रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब एक मॉलिक्यूल था, उसका जुड़वा भी बनेगा। तुम हो, तुम एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा जुड़वा भी है, पहले एक था अब 2 हैं। एक बार क्लॉकवाइज तुम रोटेट कर रहे हो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इनेंशियोमर होते हैं। ठीक है, इनेंशियोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि उनका एक क्या होगा, जुड़वा भी होगा।
ठीक है, इनमें POS प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है, और उसे ही इनेंशियोमर कहते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, ये मेटल है, ठीक है, ये B है, ये A, ये C, ये D, ये मेटल A B C D। ओके, इसमें क्या है, POS प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर हम इसे क्या करते हैं, इसमें कोई प्लेन पास करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ, अगर हमने यहाँ से कोई प्लेन पास किया, ठीक है, ये B है, ये D है, ये A है, ये C है, यहाँ से बीच से कोई प्लेन पास किया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, B और D एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि B अलग है, D अलग है, एक जैसे नहीं है दोनों, इसलिए इसका मतलब क्या है, इसमें POS प्रेजेंट नहीं है। अगर POS प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या होगा, इसका एक जुड़वा भी होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो मैं इसका एक क्या होगा, जुड़वा होगा। तो ये क्या है, इसका एक जुड़वा है, ठीक है, D A, मतलब सेम तो है ना दोनों। देखो ये मेटल है, ये A है, ये D है, ये C है और ये B है, इसका क्या है, जुड़वा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एग्जिस्ट, यानी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। मिरर इमेज है, देखना, ये D को दिख रहा है, A को दिख रहा है, C को रिफ्लेक्ट करेगा, B क्या करेगा, B को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, ये देखना, ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है, ये A है, ये D है, ये B है, ये C है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। मिरर इमेज क्या हो रहा है, D को D दिख रहा है, मेटल को मेटल दिख रहा है, A को A दिख रहा है, C को C दिख रहा है और D को D दिख रहा है, सॉरी B को यहाँ पे B आएगा, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है, इसको सीधे इसके ऊपर उठा के रखो, तुम इसको उठा के इसके ऊपर रखो, ठीक है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो ये मेटल है, ये A है, ये D है, ये C है और ये क्या है, B है। इसको उठा के तुम इसके ऊपर रखो तो ये एक दूसरे के ऊपर एक जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे मेटल का मेटल आ रहा है, A का तो A आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, इधर C आ जाएगा और इधर B आ जाएगा। इसका मतलब है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं है ये दोनों, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, और इन्हें क्या कहते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं, जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज हैं, लिखा है मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा ये हाथ है, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये पहले ये मिरर इमेज है, ठीक है, ये मिरर, इस थंब को ये थंब दिख रहा है, इस फिंगर को ये, मतलब ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। बट हम इसे ऐसे मत घुमाना, इसको, ये क्या हो जाएगा, ये इन प्लेन है, ये एक दूसरे के प्लेन में है, ये प्लेन में है। अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे, तुम कहोगे कि ये दोनों मिल गए, एक जैसे आ गए ये दोनों थंब, ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया, ये इन प्लेन है, इसे हम ऐसे ही में मिलाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे इसे, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये थंब इधर आ रहा है, ये थंब इधर आ रहा है, ये फिंगर इधर आ रही है और ये वाली फिंगर इधर आ रही है, तो इसका मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल है ये TD, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा हमने इसमें टेट्राहेड्रल में पढ़नी है। तुम्हें कोई भी कंपाउंड दिया होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल का, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, सबसे पहले हमने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखना है, ठीक है। अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वो क्या हो जाएगा, या तो टेट्राहेड्रल होगा उसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, या फिर क्या हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो उसमें हमने पढ़ना है उसकी ज्योमेट्री, मतलब उसके जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कितने हैं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में भी हमने उसके ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं कि उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर
जो 6 होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है। इसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में हम किसी भी मॉलिक्यूल हमें दिया होगा, ठीक है, गिवन, उसमें हमने क्या करना है, उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताने हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं या फिर उसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 में। तो आज हमने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।